हमने कल मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन बना लिए। अब हम बनाएंगे हेलोएरिन। अब हम क्या बनाएंगे? मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ हेलोएरिन। मैंने आपको बताया था हेलोएरिन मतलब कि बेंजीन के ऊपर आपका कोई भी Cl, ब्रोमीन, आयोडीन या फ्लोरीन कंपाउंड लगा रहेगा तो आपका हेलोएरिन है। तो बनाने का बड़ा बहुत सिंपल तरीका है इसके, ज़्यादा नहीं 3-4 तरीके हैं बस इसके बनाने की। तो हमारा पहला तरीका है फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। किससे बनाएंगे? फ्रॉम डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है। और बाद में उसका इस्तेमाल करेंगे हम लोग सैंडमेयर रिएक्शन में। सैंडमेयर रिएक्शन, ठीक है। तो पहले हम बनाएंगे डाइजोनियम सॉल्ट। डाइजो मतलब होता है डाइएजो, मतलब जब N2 ग्रुप एक साथ लगा रहेगा आपका, उसको हम बोलते हैं डाइएजो, ठीक है। जैसे कि देखो ये आपके पास ये कंपाउंड है जिसको हम बोलते हैं क्या? एनिलीन। क्या बोलते हैं इसको? एनिलीन। क्या करेंगे इसको? एनिलीन। ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की। एनिलीन है आपके पास, इसमें आप डालो नाइट्रस एसिड HNO2 और HCl, ठीक। ये तरीके से उसमें प्रैक्टिकल में भी काम में लाया जाता है HNO2 और HCl, ठीक है। इसमें आप टेम्परेचर पर ध्यान रखना। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में सबसे आसान रिएक्शन यही है और 100% पूछी जाएगी आपसे। ये 0 से 5 डिग्री सेल्सियस होगा या 273 से लेकर 278 केल्विन टेम्परेचर होगा। तो सबसे पहले ये जो हैं इनको बोलते हैं हम लोग, जो ये हमारे रिएजेंट हैं, ये N2 के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे जाकर, मतलब ये NH2 ग्रुप के ऊपर डाइजोनियम सॉल्ट बनाएंगे। देखो कैसे, ऐसे बेंजीन है ये N, यहां से ये N इसके ऊपर लग जाएगा आकर, बन जाएगा हमारा N2 और एक तरीके से ये Cl इसके संग जुड़ जाएगी। N के ऊपर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। ये जो आपका बना हुआ है डाइएजो, देखो नाम का डाइएजो मतलब 2 N2। तो इसका नाम जो बनता है बताता हूं मैं आपको, इसको बोलते हैं बेंजीन। बेंजीन, ये बेंजीन हो गई आपकी, और ये मैं बोल रहा हूं आपको क्या है? ये डाइएजोनियम क्लोराइड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में इसका इस्तेमाल ऐसे मान लो करना है, हर जगह करना है। तो ये देखना आप बस याद रख लो एक तरीके से, और आपके ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाली रिएक्शन आएगी, ठीक। ये आपका बन गया बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट। अब इस बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप लोग क्या करेंगे? देखो इसमें अपना अच्छा, इसको एक बार ध्यान रखना, इस पूरी रिएक्शन को बोलते हैं डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं इसको? दिस इज कॉल्ड डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन। डाइएजोटाइजेशन रिएक्शन, ओके। अच्छा, फिर सैंडमेयर ने क्या किया? सैंडमेयर ने इस डाइजोनियम सॉल्ट को लिया और उसके ऊपर उसने कॉपर सॉल्ट, उसने इसके ऊपर कॉपर सॉल्ट, यानी कि अगर उसने कहा मुझे Cl वो लगाना है, इसकी मुझे लगाना है क्लोरोबेंजीन, तो उसने कहा कि आप डाल दो कॉपर क्लोराइड, ठीक है, और इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। तो पता क्या बन जाएगा हमारा? देखो ये हमारा बन जाएगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। उसने कहा कि अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन में आना है, अगर मुझे ब्रोमोबेंजीन में आना है तो इस कॉपर सॉल्ट की यहाँ पे क्या है? कॉपर क्लोराइड। उसने कहा आप डाल दो कॉपर ब्रोमाइड, डाल दो। मेरी बात समझ रहे हो? उसने कहा कि अगर मुझे यहाँ पर ब्रोमोबेंजीन चाहिए तो उसने कहा कि इसी के अंदर बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट के अंदर आप क्या डाल दो? कॉपर ब्रोमाइड। जैसे आप कॉपर ब्रोमाइड डालोगे तो ऊपर क्या लग जाएगा? ब्रोमोबेंजीन। इस रिएक्शन से हम लोग फ्लोरोबेंजीन और आयोडोबेंजीन नहीं बना सकते, ठीक। कोई दिक्कत है? ओके। देखिए दोस्तों, हमने क्लोरोबेंजीन बना लिया, हमने ब्रोमोबेंजीन बना लिया। अब बारी आती है कि हम लोग आयोडोबेंजीन कैसे बनाएंगे। तो इसके लिए हम दूसरे रिएक्शन पे जाते हैं। ये हम बनाएंगे आयोडोबेंजीन फ्रॉम एक्वस KI। थोड़ा सा वार्म करके हमने अपना बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया हुआ, देखो ऐसे हमने अपना ये बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट बनाया हुआ पहले से ही।
इसमें आप थोड़ा सा एक्वस की आई मतलब पोटेशियम आयोडाइड हल्का सा गर्म करके डाल दीजिए, ठीक है। तो पता है क्या होगा, बहुत आसान काम है। देखो यहां से एक तरीके से KCl बाहर जाएगा, देखो भाई KCl बाहर हो गया, और जो ये आयोडीन है और ये N2 ये भी आपका बाहर हो जाएगा। मतलब बेंजीन से बचा क्या बेंजीन के ऊपर, एक तो N2 बाहर हो गया आपका और एक आपका KCl बाहर हो गया, बचा क्या आयोडीन, वो आपका बेंजीन के ऊपर लग गया, बन गया आयोडोबेंजीन। ये तरीका सबसे बढ़िया है बेंजीन के ऊपर आयोडीन डालने का। बेंजीन के ऊपर अगर आपको कभी भी आयोडोबेंजीन बनाना है तो ये तरीका सबसे बेस्ट माना जाएगा, ठीक है। अब हमने बना लिया ब्रोमोबेंजीन, बना लिया क्लोरोबेंजीन, बना लिया आयोडोबेंजीन भी बना लिया। अब हम बनाते हैं फ्लोरोबेंजीन। तो उसके लिए हमारे पास तीसरे टाइप की रिएक्शन है जिसको हम बोलते हैं बाइल-साइमन रिएक्शन। बाइल-साइमन रिएक्शन, ओके। देखो इसमें क्या होगा, इसमें भी सेम वही है, आपको बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट को तो लेना ही पड़ेगा, या आपने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ले लिया। एक तरीके से इसमें भी दूसरा टाइप का सॉल्ट बनता है। इसमें हमने क्या किया, इसमें हमने डाला BF3 मतलब बोरोन ट्राइफ्लोराइड और HF हाइड्रोजन फ्लोराइड, ठीक। ये दो रिएजेंट डाल दिए। जैसे ही डाला उसने टेम्परेचर रखा 0 से लेकर 5 डिग्री सेल्सियस का, तो पता क्या हुआ, ज्यादा कुछ खास नहीं, यहां पर बन गया आपका, देखो ये Cl इस H के संग HCl बाहर हो गया। ये मैंने देखो लिख दिया यहाँ पे -HCl का मतलब HCl मेरा बाहर हो गया, और यहाँ पे क्या बचा, देखो N2 बचा रह गया। कितने हैं यहाँ पे, BF3 है यहाँ पे, एक F यहाँ पे आया, तो कितना बन गया हमारा N2BF4। मेरी बात समझ रहे हैं, ये ठीक है। ये जो रिएजेंट बना हुआ है इसको उसने फर्दर हीट कर दिया, इसको उसने, और ये भी एक्चुअली एक डाइजोनियम सॉल्ट ही है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिर्फ क्लोरीन लगा हुआ है, यहाँ पे हमारा क्या लग चुका है, BF4 नेगेटिव बोरोन टेट्राफ्लोराइड, ओके। इसको फर्दर हीट किया तो बहुत आसान काम हुआ। फर्दर हीट करने में क्या निकल गया, BF3 बाहर हो गया, देखो यहाँ पे 4 BF4 है एक तरीके से, तो उसमें से BF3 तो बाहर हो गया, एक BF3 बाहर हो गया, और ये N2 था वो भी बाहर हो गया, क्योंकि अनस्टेबल है ये। अब बचा क्या, एक बचा, वो इसके ऊपर रह गया। तो बाइल-साइमन रिएक्शन से आप फ्लोरीन वाला कंपाउंड भी बड़े आराम से बना सकते हो। पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में यही एक रिएक्शन है जिससे आपका फ्लोरीन बनता है, ठीक है। मतलब अभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आपके, ठीक। ये हमारे पास, तो हमने अपने देखा सैंडमेयर से हम लोग ब्रोमोबेंजीन क्लोरोबेंजीन बना सकते हैं, एक्वस के आई का इस्तेमाल करके आयोडोबेंजीन बन सकता है, और बाइल-साइमन रिएक्शन का इस्तेमाल करके आपका फ्लोरोबेंजीन बन सकता है। तो बड़ा आसान काम हो गया। हमने पहले डाइजोनियम सॉल्ट बनाया, उससे हमारे बड़े आराम से तीनों कंपाउंड बन गए, ओके, ठीक। अब हम बात करते हैं अपने 4 टाइप की रिएक्शन की, मतलब 4th तरीका है हेलोजन बनाने का, ज्यादा कुछ खास नहीं है। इसको हम बोलते हैं गटरमैन। क्या बोलते हैं, गटरमैन। गटरमैन नाम देखो कैसे कैसे लगते हैं, ठीक है। गटरमैन रिएक्शन, ये एक्चुअली दूसरा एक और नाम है मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन। मॉडिफिकेशन ऑफ सैंडमेयर रिएक्शन मतलब सैंडमेयर को सिर्फ और सिर्फ मॉडिफाई कर दिया, बस सैंडमेयर को इसने सिर्फ मॉडिफाई, मतलब देखो दिखाता हूं कैसे। क्या हुआ कि सैंडमेयर ने तो बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही इसने लिया है, इसने बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट ही को लिया है, सिर्फ मॉडिफाई क्या कर दिया, सैंडमेयर ने कॉपर सॉल्ट डाला हुआ था, इसने कॉपर पाउडर डाल दिया। कॉपर पाउडर अगर आपको HCl लगाना है, वो तो हेलो क्लोरोबेंजीन बनाना है तो डाल दो HCl, तो आपका वही क्या बन जाएगा, क्लोरोबेंजीन, ठीक। और अगर आपको बनाना है ब्रोमोबेंजीन तो उसकी प्रेजेंस में आप इसी डाइजोनियम सॉल्ट के ऊपर आप डाल दो क्या, कॉपर के प्रेजेंस में HBr मतलब हाइड्रोजन ब्रोमाइड, तो आपका बन जाएगा ब्रोमोबेंजीन, ओके। बस इसको एक तरीके से सैंडमेयर को उसने मॉडिफाई कर दिया। सैंडमेयर ने कॉपर सॉल्ट ले रखा था, इसने कॉपर पाउडर डाल दिया, थोड़ी सी सस्ती बन गई एक तरीके से, कोई कम कॉस्ट आया इसमें, उसमें ना खर्चा आ रहा था, इसमें कम खर्चा आया, ओके। फाइनल करके देखिए आप, ये है आपके पास रैशिक प्रोसेस। कौन सी, रैशिक प्रोसेस। एक्चुअली ये कॉमर्शियल मेथड है, किसी भी अगर आपको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो आप रैशिक प्रोसेस से, कॉमर्शियल मतलब कि लार्ज अमाउंट में अगर आपको बनाना है, फैक्ट्री वगैरह में बनाना है, तो उसके लिए हम लोग ये वाला इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादा कुछ खास नहीं है, बहुत आसान ही है। बेंजीन रिंग लो आप, बेंजीन रिंग को वेपराइज कर दो,
किसी प्रेजेंस में, HCl और O2 की प्रेजेंस में। जैसे आप वेपराइज करोगे अच्छे खासे अमाउंट में हीट करोगे, कॉपर सॉल्ट डालना पड़ेगा आपको, कॉपर सॉल्ट डालना पड़ेगा आपको भाई, तो आपके पास सिंपल क्लोरोबेंजीन बन जाएगा, आपके पास क्लोरोबेंजीन बन जाएगा। ये है, ज़्यादा कुछ खास नहीं हुआ। ये Cl जो है बेंजीन के ऊपर जाकर लग गया और H2O मतलब वाटर मॉलिक्यूल बैलेंस कर सकते हो आप चाहो तो ऐसे, और ये आपका वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया इस तरीके से। ठीक है, मेरी बात समझ गए। ये Cl जो था वो यहाँ पे लग गया जाकर, यहाँ से H निकले, 2 H निकलेंगे, दो बेंजीन रिंग है तो 2 ही H निकलेंगे, 2 वाटर मॉलिक्यूल आपका बाहर हो गया और क्लोरीन जाकर बेंजीन के ऊपर लग गया। ये आपका तरीका है, कॉमर्शियल तरीका, मतलब इसको आप फैक्ट्री वगैरह में कैसे बना सकते हैं। ओके, ठीक, ओके। अब हमारा 2 तरीका में देखिए, ये हमने सब बनाया, बेंजीन डाइजोनियम सॉल्ट का इस्तेमाल किया और कॉमर्शियल मेथड किया। अब हमारा नेक्स्ट टाइप का है डायरेक्ट हेलोजिनेशन। डायरेक्ट हेलोजिनेशन मतलब क्या है हमारे पास कि बेंजीन के ऊपर आप डायरेक्ट हेलोजन ऐड करवा दो तो हमारा बन जाएगा हेलो एरिन। अब देखो कैसे, ये मान लो हमारी बेंजीन रिंग है, देखो ये आपकी बेंजीन रिंग है, इसमें आप डाल दो कोई भी हेलोजन कैरियर, जैसे कि Cl2, जैसे कोई भी तो डाल सकते हैं, Cl2 या Br2 भी डाल सकते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हेलोजन कैरियर। हेलोजन कैरियर बहुत, हेलोजन जो क्या होते हैं मतलब जिनके पास हेलोजन होता है, जैसे कि FeBr3 या AlCl3, एनहाइड्रस होगी। कौन सा? एनहाइड्रस मतलब सूखा, ठीक है, जिसमें मॉइस्चर प्रूफ, मॉइस्चर लेस होगी। मेरी बात समझ के, इनकी प्रेजेंस ये, इनको बोलते हैं हेलोजन कैरियर। क्या बोलते हैं इनको? हेलोजन कैरियर, ठीक है, जो मतलब हेलोजन को एक्चुअली ऐड नाम से पता चल रहा है, कैरियर मतलब ले जाने वाले, हेलोजन कैरियर। बड़ा आसान काम है। देखो क्या होगा, यहाँ पे आपका एक ऐसा, आपको पता है ये बात, बेंजीन रिंग के ऊपर एक है, अगर आपको क्लोरीन बनाना है तो HCl आ जाएगा, HCl आ जाएगा ऊपर, HCl आ जाएगा ऊपर हमारे पास, देखो ऐसे। और अगर आपको ब्रोमीन लगानी है तो ब्रोमीन आ जाएगा उसके ऊपर ऐसे, और आपका HCl या HBr बाहर हो जाएगा। बड़ा आसान काम है। देखो अगर क्लोरीन लगानी है तो डायरेक्ट क्लोरीन लगा दो, और ब्रोमीन डालनी है तो ब्रोमीन लगा दो। ये आपका डायरेक्ट, अगर मैं क्या बोल रहा हूँ, डायरेक्ट हेलोजिनेशन, मतलब बेंजीन रिंग के ऊपर डायरेक्ट हेलोजन जाकर अटैच हो गया, एक H को सब्स्टिट्यूट कर दिया और एक Cl लग गया जाकर। अगर आपने बहुत सारा मतलब एक्सिस में डाल दिया, एक्सिस में, खूब एक्सिस में, तो आप, और आपने खूब ये एक्सिस में डाल दिया, एक्सिस मतलब बहुत सारा डाल दिया, उड़ेल दिया बिल्कुल, तो आपका हर जगह बेंजीन के जाकर हर जगह आपका Cl लग जाएगा जाकर, ऐसे ऐसे ऐसे। इसको बोलते हैं BHC, बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ओके, देखो फ्रेंड्स, आप डायरेक्ट हेलोजिनेशन में एक और काम कर सकते हो। मान लो जब आपने पहले से क्लोरोबेंजीन लगा रखा है, आपने एक और क्लोरीन ले रखी है, आप डाल दोगे एक HCl। अभी आपको पता ही वाला ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थो और पैरा एक्टिंग ग्रुप होता है, मतलब आने वाले जो रिएजेंट हैं उनको या तो ऑर्थो पे लगवाएगा या तो पैरा पे लगवाएगा। तो एक HCl यहाँ से बाहर हो गया तो या तो ऑर्थो पे ले जाए, पर ये ध्यान रखना ऑर्थो वाला कम बनता है, और ये अगर ये HCl यहाँ से बाहर होगा तो आपका पैरा पे बन जाएगा, पैरा वाला कंपाउंड आपका ज्यादा बनता है, और प्रेजेंस आपकी बिल्कुल सेम रहेगी, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, ठीक है। बहुत आसान काम है हमारे पास। इसमें देखो सेम, अगर आप टॉल्यूइन ले लो, टॉल्यूइन में क्या है, मिथाइल बेंजीन। अब आपको पता है CH3 ग्रुप कौन सा होता है, ऑर्थो पैरा एक्टिंग ग्रुप। तो आने वाले Cl को या तो वो ऑर्थो पे लगवाएगा या तो वो पैरा पे लगवाएगा दोनों ही हालांकि, पर और ये वाला ऑर्थो वाला आपका माइनर कम बनेगा और पैरा वाला आपका मेजर बनेगा, ज्यादा बनेगा। ओके, ठीक है, और आसान सी बात मैंने आपको बोली। अब इसमें आप एक बात ध्यान रखना बस, खाली क्या, कि अगर आपने प्रेजेंस इसके ऊपर, टॉल्यूइन की बात ध्यान रखना, खासकर टॉल्यूइन में हमारे पास क्या है कि अगर आपने, देखो टॉल्यूइन में क्या है, अगर आपने प्रेजेंस, यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, यहाँ पे क्या है, एनहाइड्रस AlCl3, अगर आपने इसकी प्रेजेंस चेंज कर दी, मतलब एनहाइड्रस AlCl3 की जगह अगर आपने क्लोरीन डाला और आपने डाल दिया सनलाइट, मतलब आपने रिएक्शन रेडिएशन के प्रेजेंस में करवा दी, सनलाइट के प्रेजेंस में करवा दी, तो अब रिएक्शन ऑर्थो पैरा पे नहीं होगी। अब रिएक्शन तुम्हारी जो बेंजीन के ऊपर CH3 ग्रुप लगा हुआ है वहां पर होगी। और कैसे होगी? सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, मतलब मैंने पहले करवाया था आपको, ध्यान दो। तो यहाँ पे CH3 है, एक HCl बाहर और एक Cl अंदर, और इसमें तब तक चलती रहेगी जैसे मान लो क्या बन गया, ये CH2Cl, बेंजाइल क्लोराइड, बेंजाइल क्लोराइड, ठीक है। अभी देखते हैं यहाँ रुकेगी नहीं,
ये रिएक्शन यहाँ पर रुकेगी नहीं, दोबारा आपका सेम कंपाउंड बनेगा। बताया था मैंने आपको उसमें सब्स्टिट्यूशन में सेम, ये आपका बेंजीन प्रोडक्ट बना हुआ है, इसमें आप डाल दिया Cl2 और ये देखो अगेन वही सनलाइट डालोगे तो अगेन वो एक HCl बाहर हो जाएगा आपका और बन जाएगा आपका बेंजल डाइक्लोराइड। देखो एक HCl बाहर हो गया, ऐसे दो H थे यहाँ पे, एक HCl बाहर हो गया, एक Cl अंदर आ गया, तो यहाँ पे एक Cl यहाँ लग गया, एक Cl यहाँ लग गया। अब एक और बार रिएक्शन होगी क्योंकि यहाँ पे एक और H बचा हुआ है, तो एक और बार रिएक्शन होगी हमारी। तो कैसे एक बार रिएक्शन कैसे होगी, ये देखो ये हमारा है एक और बार रिएक्शन के लिए। देखो क्या होगा कि ये आपका जो लिया है आपने सेम टू सेम, ये आपका CH और ये आपका Cl, इसमें आप दोबारा डालोगे Cl2, तो अब आपके पास क्या होगा, देखो अब आपके पास क्या होगा, ये वाला HCl एक Cl बाहर हो जाएगा और आपका एक Cl यहाँ पर आपका बड़े आराम से बन जाएगा। ये आपका हो गया, ठीक है। तब तक रिएक्शन होती रहेगी जब तक सारे H खत्म नहीं हो जाते। ये आपका बन गया बेंजल डाइक्लोराइड। एक हमारी लास्ट प्रश्न और रह गई है, इसको हम बोलते हैं फ्रॉम सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। किससे करते हैं, सिल्वर सॉल्ट ऑफ एसिड। अब बहुत आसान है, इसका एक और नाम है, इसको हम बोलते हैं हंस डेकर रिएक्शन। हंस डेकर रिएक्शन, ठीक। देखो होता क्या है बेसिकली, आप कोई भी बोलो बेंजोइक एसिड लो, बेंजोइक एसिड, ठीक है, COOH पता है आपको, ठीक है। इस बेंजोइक एसिड को आप H की जगह क्या लगा दो, सिल्वर। जैसे ही आप H की जगह सिल्वर लगाओगे तो अब ये सिल्वर का सॉल्ट बन गया है, ठीक है। तो अब इसमें आप बहुत आसान काम है, आप इसमें डाल दो Br2, प्रेजेंस रखो CCl4 की और रिफ्लेक्स कर दो इसको, ठीक है। अब देखो क्या होगा, जिसमें इसमें से CO2 बाहर हो जाएगा, अब देखो क्या हो जाएगा, इसमें से CO2 आपका बाहर हो जाएगा। ये Br2 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, ऐसे Br2 ऐसे लिख सकता हूँ, दो Br बॉन्डिंग के फॉर्म में बने हुए हैं, तो AgBr देखो यहां से बाहर हो जाएगा। अब बचा क्या, सिर्फ एक Br बचा है, वो Br इस बेंजीन के ऊपर लग जाएगा। हमारा मकसद था हेलो एरिन बनाना, हमने डाल दिया ब्रोमो बेंजीन और आपका देखो इसमें CO2 गैस और आपका AgBr बाहर हो जाएगा। ये हमारे कुछ प्रिपरेशंस हैं हेलो एरिन्स के, ओके। कोई डाउट है, ठीक। फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरिन, इकट्ठी कर लेते हैं, फिर चला कोई बड़ी नहीं है, छोटी है। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ देखिए, तो पहली बात करते हैं हम लोग फिजिकल स्टेट एंड स्मेल की बात करूं मैं अगर इनके, ठीक है। तो फिजिकल स्टेट का मतलब ये एग्जिस्ट कैसे करते हैं, देखो ये लोअर मेंबर जो होते हैं जैसे मीथेन, इथेन, इनके जो लोअर मेंबर होते हैं ये जनरली गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, गैस फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं और इनकी लिक्विड फॉर्म भी होती है, ठीक है। थोड़े बड़े मेंबर जैसे प्रोपेन, ब्यूटेन, वो तुम्हारे लिक्विड फॉर्म में भी एग्जिस्ट करते हैं। और जो हायर मेंबर होते हैं, ठीक है, ये लोअर मेंबर गैस फॉर्म में, थोड़े से बड़े, थोड़े से बीच वाले मतलब इंटरमीडिएट आपके लिक्विड फॉर्म में, और जो बिल्कुल बड़े बड़े हायर मेंबर जैसे कि एंड में बैकेन हो गया 10, 11, 12 वाले, ये आपके एग्जिस्ट करते हैं सॉलिड फॉर्म में, ठीक है। हायर मेंबर जो होते हैं वो सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। अब देखिए इसके बाद स्मेल, ये स्वीट स्मेल होते हैं, स्वीट स्मेल देते हैं, स्वीट स्मेलिंग होती है पर बेकार होती है, ठीक है, ध्यान रखना, स्वीट स्मेलिंग होती है, ठीक है, इनके अंदर। और दूसरी इंपॉर्टेंट बात, मेनली ब्रोमीन और आयोडीन, ब्रोमीन और आयोडीन को जब आप सन में मतलब सनलाइट में रखोगे ना तो वो कलर देते हैं, ठीक है, गिव्स कलर।
गिव्स कलर, ठीक है, व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट, व्हेन एक्सपोज इन सनलाइट, ठीक। ये पहली बात हो गई हमारे पास। वो होती है इनकी सॉल्युबिलिटी, क्या होती है इनकी वो सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब है कि क्या ये वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, क्या ये कौन हेलोएल्केन और हेलोएरीन क्या वाटर में डिजॉल्व हो जाते हैं, तो आप कहोगे नहीं, मतलब बहुत कम, ना के बराबर पानी में घुलते हैं। क्योंकि होता क्या है इनमें कि जो आपका वो होता है हाइड्रोजन बॉन्ड, पानी में घुलने के लिए, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए, वाटर में सॉल्युबल होने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो होती है हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर कोई लिक्विड हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनाता है या पानी के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, उसको ब्रेक कर सकता है, तभी वो लिक्विड उस पानी में घुल सकता है, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या है उसके अंदर कि वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग को ब्रेक करे या हाइड्रोजन बॉन्डिंग खुद बनाता हो, ठीक है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप सबका देने के लिए जाएंगे, अगर कोई भी क्वेश्चन पानी से लेके आता है, कोई भी क्वेश्चन आपका वाटर से रिलेटेड आता है कि ये कंपाउंड वाटर में घुलता है और कोई कंपाउंड वाटर में नहीं घुलता है, तो आप हमेशा एक ही डिजिट लिखेंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग। आप कोई भी भूल जाए तो आप लिख देना हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो आपके हेलोएल्केन और हेलोएरीन वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं। हेलोएल्केन मैं थर्ड फॉर्म में लिखा हूं, हेलोएल्केन और हेलोएरीन, हेलोएरीन ये दोनों ही आपके वाटर में इनसोल्यूबल होते हैं, क्योंकि इनके अंदर इनके मतलब बॉन्डिंग में इतनी पावर नहीं है कि वो हाइड्रोजन बॉन्ड को तोड़ सकें, या आप ऐसे कह सकते हो कि वो लोग वाटर के संग मतलब हेलोएल्केन और हेलोएरीन वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते हैं, ठीक। वाटर मॉलिक्यूल वाटर इनसोल्यूबल होते हैं हमारे लिए। वाटर इनसोल्यूबल होते क्यों? बिकॉज they do not form hydrogen bonding with water. ठीक। और दूसरी एक और बात मैंने आपको बता रखी है, दूसरा रीजन क्या लिख दोगे, एक तो लिख दोगे बात कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, दूसरी क्या लिख दोगे, वाटर एक हाईली पोलर सॉल्वेंट है। वाटर क्या है? वाटर बहुत पोलर है, वाटर हाईली पोलर, हाईली पोलर, बहुत ज्यादा पोलर है, और जबकि ये सारे आपके नॉन पोलर है। तो आप मैंने पहले बता रखा है, आपने चैप्टर में मैंने पढ़ा रखा है सॉल्यूशन में, ये मैंने पहले बता रखा कि पोलर पोलर में डिजॉल्व होता है और नॉन पोलर नॉन पोलर में डिजॉल्व होता है। तो वाटर हाईली पोलर बट हेलोएल्केन और हेलोएरीन आर नॉन पोलर। दो रीजन आप बड़े आराम से लिख सकते हैं, ठीक है। एक तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बनाता और दूसरा वाटर हाईली पोलर होता है, जबकि हेलोएल्केन और हेलोएरीन बहुत तो वैसे तो होते हैं नॉन पोलर, थोड़े बहुत होते हैं तो बहुत कम होते हैं नॉन, ओके। तो इसलिए पानी में आपके नहीं होते, ठीक। दूसरा प्रॉपर्टी ये है। बात करते हैं बॉइलिंग पॉइंट की। तो बॉइलिंग पॉइंट में क्या है? बॉइलिंग में सिंपल सी बात है कि बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट में आपके पास क्या होगा, देखो मैंने आपके पास लिखा, एक लिखा मैंने सेम कंपाउंड लिखा CH3F, CH3Cl और CH3Br और CH3I। देखो एक तो हमारे पास यही हो गया कि इनका अगर मैं लिखूं बॉइलिंग पॉइंट ऑर्डर लिखूं तो सबसे पहले सबसे कम इसका होगा, फिर इसका होगा, फिर इसका होगा और फिर एंड में सबसे ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट इसका होता है, ठीक है। अब देखो ऐसा क्यों मैं बोल रहा हूँ, ऐसा इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, आपको पता है डाउन द ग्रुप में क्या होता है, फ्लोरीन टॉप पे आता है, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। जैसे ही मैं डाउन द ग्रुप जाता हूँ तो आप ये देखोगे इनका साइज बढ़ता है। साइज बढ़ जाने से साइज के इंक्रीज हो जाने से इनके बीच में जो वैंडरवाल इंटरेक्शन है, वो भी इंक्रीज हो जाती है, उसका मैग्नीट्यूड इंक्रीज हो जाता है। इसलिए इनका बॉइलिंग पॉइंट लगातार डाउन द ग्रुप जाने से बढ़ जाता है, ठीक है। दूसरे रीजन भी तो भाई देखो एक तरीके से आप चेक करो तो यहाँ CH3 से हमें कॉमन है, लेकिन फ्लोरीन का मॉलिक्यूलर वेट कम है। फ्लोरीन के बाद मॉलिक्यूलर वेट किसी क्लोरीन का होता है, फिर ब्रोमीन का और फिर आयोडीन का। तो आप मॉलिक्यूलर वेट के आधार पर भी इसको बता सकते हो और इसको आप
साइज के बता सकते हो कि जैसे डाउन द ग्रुप जाएंगे तो हमारा साइज बढ़ता है, इस वजह से वंडर वॉल जो फोर्स है वो इंक्रीज हो जाती है। अब फोर्स इंक्रीज होगी मतलब क्या है, उसको उबालने में ज़्यादा हीट देनी पड़ेगी, तो बॉइलिंग पॉइंट हमारा इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, किसी भी मान लो मैं एक हाइड्रोकार्बन, इसी कंपाउंड का एक हाइड्रोकार्बन बनाऊँ कोरस्पॉन्डिंग, तो ये किससे बना हुआ, मीथेन का है, ये मीथेन है, तो मीथेन का बॉइलिंग पॉइंट सबसे हाइड्रोकार्बन से इनका बॉइलिंग पॉइंट हाइड्रोकार्बन से हमेशा ज़्यादा होगा। ठीक है, इसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा और इनका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा। एक तो ये पॉइंट इसमें आता क्वेश्चन आता। अब एक और देखो बॉइलिंग पॉइंट का एक और कॉन्सेप्ट है हमारे पास, उसमें आपके पास क्या है, देखो जैसे मैं बोला CH2 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 Cl, इसका मॉलिक्यूलर, इसका नाम क्या बनेगा, देखो क्लोरोब्यूटेन, क्लोरोब्यूटेन। ठीक है, और फॉर्मूला क्या बनेगा, देखो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन 4 कार्बन C4H9 और Cl। इसका मैं देखो एक आइसोमर बनाता हूं, कैसे आइसोमर बनाऊंगा, देखो CH3, ये इसका आइसोमर है। अब हम चेक करो, कार्बन 4 है और H9 है और एक Cl, तो इसका मतलब क्या है कि दोनों कंपाउंड तो बिल्कुल मॉलिक्यूलर वेट तो सेम ही है दोनों कंपाउंड का। इस कंपाउंड का भी मॉलिक्यूलर वेट अगर आप चेक करोगे तब भी सेम आएगा और इसका भी सेम आएगा, दोनों बराबर आएगा, क्योंकि दोनों में क्या है, 4 कार्बन है, 9 हाइड्रोजन और एक Cl है। मेरी बात समझ की बात मेरी। तो अब इन दोनों में लेकिन फिर भी इसका बॉइलिंग पॉइंट कम है, इसका बॉइलिंग पॉइंट मतलब जो ब्रांच चेन में है, तो चेन, ये ब्रांच एक चेन बना दी मैंने इसमें, तो एक इस फॉर्म में आपका ब्रांच चेन में है आपका ये कंपाउंड, ब्रांच चेन में है, और ये आपका कैसा है, स्ट्रेट चेन में। तो वही ब्रांच चेन मिलेगी पड़ी, कोई कार्बन ब्रांच में नहीं है इसके, इसमें एक कार्बन ब्रांच में है। तो ये क्वेश्चन आता है कि स्ट्रेट चेन का और ब्रांच चेन की वजह से इनके बॉइलिंग पॉइंट पे फर्क क्यों पड़ता है। अब इसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है, स्ट्रेट चेन वाले कंपाउंड का बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है और ब्रांच चेन वाले का बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। तो इसका आप आंसर सीधा सीधा लिखेंगे बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया, बिकॉज ऑफ सरफेस एरिया। बहुत सिंपल बात है, मैं आपको बता रहा हूं, सारे क्वेश्चन दिए सरफेस एरिया। ठीक है, ब्रांच चेन का सरफेस एरिया कम हो जाता है और स्ट्रेट चेन का सरफेस एरिया देखो बड़ा है, तो बॉइलिंग पॉइंट का सरफेस एरिया फर्क पड़ता है। अगर सरफेस एरिया आपका बढ़ रहा है तो इस केस में आपके जो ऑर्गेनिक कंपाउंड के हैं वो मॉलिक्यूलर वेट, उनका बॉइलिंग पॉइंट बढ़ जाएगा। समझ गए जी, इसका जनाब बड़े आराम से समझ के लिख लेते हो। ठीक, अब अगर मैं बात करूं बॉइलिंग पॉइंट किसकी, हेलो एरिन की, तो उसमें ये वाला ऑर्डर होता है, पहले बेंजीन, फिर फ्लोरोबेंजीन, फिर क्लोरोबेंजीन, फिर ब्रोमोबेंजीन और फिर आयोडोबेंजीन। मतलब आयोडोबेंजीन का जो मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट होगा वो सबसे ज़्यादा होगा। रीजन आप वही लिखेंगे कि आयोडोबेंजीन जो ये आपका मॉलिक्यूलर वेट है आयोडोबेंजीन का वो बहुत ज़्यादा होता है, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, क्योंकि मैंने आपको भी बताया डाउन द ग्रुप जाएंगे तो मॉलिक्यूलर वेट बढ़ता है। इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल रीजन यही आप लिख दोगे। ठीक है, साइज बढ़ता है तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ता है। बट इसमें देखो मल्टी पॉइंट, इसके क्वेश्चन में यहाँ पे क्या है, ये आपका क्या है, ऑर्थो डाइक्लोरोबेंजीन, ये क्या है मेटा डाइक्लोरोबेंजीन, और ये क्या है पैरा डाइक्लोरोबेंजीन। तो इसमें आप देख पा रहे हो कि पैरा का जो मेल्टिंग पॉइंट है वो 320 केल्विन है, उसके बाद ऑर्थो का है और फिर मेटा का है, इनमें डिफरेंस नहीं है। तो ये क्वेश्चन है कि पैरा वाले का जो पैरा डाइक्लोरोबेंजीन है उसका या आपके पास मेल्टिंग पॉइंट इतना ज़्यादा हाई क्यों होता है। तो उसका बड़ा सिंपल रीजन आपको लिखना, देखो यहाँ पे सिमेट्री है। सिमेट्री का मतलब कि बिल्कुल आप 20 से काटो तो सेम मॉलिक्यूल कटेगा। सिमेट्री का मतलब यही होता है कि दोनों तरफ बराबर बराबर हो। तो यहाँ पे सिमेट्री है, अगर आप देखो यहाँ से काटो तो इस तरफ सिमेट्री नहीं है, इधर एक Cl बढ़ गया, अगर यहाँ से काटो तो बिल्कुल भी सिमेट्री नहीं है। तो इस वाले मॉलिक्यूल में सिमेट्री है। सिमेट्री की वजह से ये कंपाउंड अपने क्रिस्टल लैटिस में जिस फॉर्म में एग्जिस्ट करता है उसमें बिल्कुल फिट बैठता है। फिट बैठने से इनके बीच की जो फोर्स हो जाती है वो बढ़ जाती है, और फोर्स बढ़ जाएगी तो फिर आप मेल्टिंग पॉइंट क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, क्योंकि आपको ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। सिंपल रीजन लिख सकते हो, इसका रीजन क्या लिख दोगे, बिकॉज ऑफ सिमेट्री। सिमेट्री के कारण, बिकॉज ऑफ सिमेट्री के कारण इट फिट इन इट्स क्रिस्टल लैटिस, इट फिट इन इट्स
क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस का मतलब होता है अपने स्ट्रक्चर में, ठीक है, अपने स्ट्रक्चर में को फिट बैठ जाता है तो फोर्स बढ़ जाता है, फोर्स बढ़ जाएगा तो मेल्टिंग पॉइंट बढ़ जाएगा, ठीक। ये प्रॉपर्टी है इसकी डायपोल मोमेंट की, ये पूछ देते हैं डायपोल मोमेंट की प्रॉपर्टी है हमारे पास। तो डायपोल मोमेंट का तो मैं बना के दिखाता हूँ आपको, देखो जैसे कि मैंने बनाया ये ऑर्थो डायक्लोरोबेंजीन, ये मैंने बनाया आपके पास मेटा डायक्लोरोबेंजीन, और ये मैंने बनाया आपके पास पैरा डायक्लोरोबेंजीन। तो डायपोल मोमेंट को अगर मैं सिंपल भाषा में समझाऊं तो खिंचाव, मतलब मॉलिक्यूल में कितना खिंचाव है, कितना एक तरीके से स्ट्रेन है। तो डायपोल मोमेंट को अगर आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा तो ये फॉर्मूला पढ़ा होगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, रिजल्टेंट वेक्टर में पढ़ा होगा आपने फिजिक्स में, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। मीन्स अगर दो वेक्टर किसी अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं तो उसका रिजल्टेंट डिपेंड करेगा उनके थीटा पर। तो आप खुद देखो यहाँ पे, अगर आप देख पाओ तो इन क्लोरीन के बीच में जो एंगल बन रहा है कितने का बन रहा है, देख पा रहे हो, इनके बीच में एंगल थोड़ा कम है एक तरीके से, फिर इनके बीच में एंगल उतना ही ज्यादा है, देखो थोड़ा और बढ़ गया, और इसके बीच में एंगल ऑलमोस्ट 180 का हो रहा है। मेरी बात समझ रहे हो? अगर आप थोड़ा मोटा मोटा हिसाब लगा के देखूं तो अराउंड इसमें एंगल बन रहा होगा 60 का, इसमें बन रहा होगा 120 का, और इसमें बन रहा होगा 180 का, ठीक। और आपको पता है जैसे जैसे थीटा की वैल्यू बढ़ती है, अब देखो cos 60 पुट करूंगा, cos 60 और cos 120, अगर थीटा की वैल्यू बढ़ रही है तो cos कम आंसर देगा। मेरी बात समझ रहे हो? cos हमेशा कम आंसर मिलेगा। थोड़ा ध्यान रख लो कि जितना एंगल कम होगा, जितना एंगल कम होगा डायपोल मोमेंट उतना ज्यादा आएगा, ठीक है। तो ऑर्थो का एंगल काफी कम है ऑर्थो डायक्लोरोबेंजीन में, तो इसका डायपोल मोमेंट मैं देता हूँ अराउंड आता है 250 के करीब आता है, 250 डायपोल मोमेंट करीब आता है इसका, किसका, ऑर्थो वाले का। इसका देखो, इसका डायपोल मोमेंट आता है अराउंड 1.72 के करीब आता है, और इसका डायपोल मोमेंट कितना हो जाएगा, खुद देखो कितना हो जाएगा। ऊपर से एंगल कितना 180 का होगा, तो ऊपर से एक मॉलिक्यूल खींच रहा है, ये वाला क्लोरीन मॉलिक्यूल ऐसे खींच रहा है, और ये वाला क्लोरीन ऐसे खींच रहा है, तो नेट फोर्स क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो इसका डायपोल मोमेंट कितना हो गया, जी। मेरी बात समझ, यहाँ पे दो बंदे ऐसे खींच रहे हैं कम एंगल बना के, तो इसका डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा। यहाँ पे दो बंदे ऐसे खींच रहे हैं, थोड़ा एंगल बढ़ गया तो डायपोल मोमेंट थोड़ा सा कम हो गया, और यहाँ देखो बिल्कुल अपोजिट है, ये इतना जितना ऊपर खींच रहा है उतना नीचे खींच रहा है, तो फोर्स दोनों आपस में क्या हो गया, कैंसिल आउट, तो डायपोल मोमेंट इसका कितना हो गया, जी। बस इतना था आपको इसमें याद रखना है, फिजिकल प्रॉपर्टी और ये हेलो एल्केन और हेलो एरिन की में, ओके।